नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर और मैं हूं सत्यम। चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम बढ़ते हैं रचनात्मक लेखन के एक और शिखर की तरफ, जिसे हम कहते हैं संवाद लेखन और सूचना लेखन। अब भाई, जब इनकी चर्चा हो रही है तो जहन में एक सवाल तो आता ही है कि संवाद लेखन और सूचना लेखन है क्या। देखो, होता क्या है कि साहित्य के अंदर और खास तौर पर हिंदी में जब भी रचनात्मक लेखन की बात कही जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि रचना का अर्थ ही होता है नवीन निर्माण, किसी चीज को नया बनाना। और किसी चीज को नया बनाने में हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर ये बात का अनुरोध होता है बार बार कि बहुत सारी चीजों को आप लगातार इस्तेमाल करते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, तभी तो किसी नई चीज का निर्माण होगा। तो इसी तरीके से बच्चों, चलिए आज बात करते हैं संवाद लेखन और सूचना लेखन की, कि भाई दोनों चीजें क्या हैं, किस तरीके से काम में आती हैं और परीक्षा के अंदर इनका क्या स्वरूप रहने वाला है, कैसे में लिखना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं संवाद लेखन की, फिर उसके बाद बढ़ेंगे सूचना लेखन पर। तो देखिए, संवाद का जो शाब्दिक अर्थ कहा जाता है वो कहा जाता है सम्यक वाक से, यानी कि संतुलित बात। इसे हम कहते हैं उचित और सटीक तरीके से भी बोलना, ठीक है। तो ये तो हुआ संवाद का शाब्दिक अर्थ। अब अगर परिभाषा की बात करें तो बताया जाता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते समय जिन कथनों का प्रयोग करते हैं उन्हीं कथनों को संवाद कहा जाता है। और जब इनको लिखा जाता है, यानी कि लिपिबद्ध कर लिया जाता है, तब उसे ही संवाद लेखन कहा जाता है। यानी कि जो लिखने की जो प्रोसेस है उसे ही संवाद लेखन कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि अच्छे संवाद के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो भैया, अच्छा जो संवाद होता है वो आकर्षक और सुंदर होता है और उसे उसी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि भाई बड़े ही आकर्षक तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि भाई भाषा जो होती है या जो भाषा शैली होती है वो कैसी होती है, सटीक होती है। देखो बेटा, संवाद जो है ना वो एक वन लाइनर है, यानी कि एक लाइन है और उस लाइन का जो अर्थ है वो एक ही बार में ही क्लियर हो जाता है। इसीलिए जब भी आप संवाद लिख रहे हैं तो उसको इस तरीके से लिखना है कि पढ़ते ही साथ उसका जो अर्थ है वो सटीक रूप से स्पष्ट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई संवाद में जो पात्र हैं उनके अनुकूल ही भाषा होनी चाहिए, ठीक है। अब इस बात को समझ लो, जैसे हमारा पात्र जो है वो एक डॉक्टर है, ठीक है। तो वो अपने मरीज से क्या पूछेगा कि आपको क्या समस्या है, आपके शरीर में क्या दिक्कत है, ठीक है। और वहीं पर अगर हमारा एक जो पात्र है वो शिक्षक है, तब वो अपने स्टूडेंट से क्या पूछेगा कि भाई आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, आपको पढ़ने में कौन सी समस्या आ रही है। इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि जो पात्र है वो उसी तरीके की भाषा का, उसी तरीके का व्यवहार का प्रयोग करें, ठीक है। फिर बात यह है कि भाई जब आप संवाद लिखें तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि भाई उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं, संवाद में स्थिति परिस्थिति के अनुसार व्यंग का समावेश भी होना चाहिए। किस चीज का? व्यंग का, कि भाई क्या व्यंग है। अगर देखो इस बात को समझ लो, संवाद बोरिंग ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि एकदम उत्साह आ ही नहीं रहा है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत व्यंग होना चाहिए, तभी तो संवाद जो है वो सजीव लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, वास्तव में ये जो संवाद है वो लिखा गया है, ठीक है। चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली विशेषताओं की। तो भैया, वार्तालाप जो है किसी भी पात्र का, यहाँ एक विशेष बात रहे बेटा, जिसको जांचने के लिए या जांचने के दृष्टिकोण से देखा जाता है जब किसी भी संवाद को, तो ये देखा जाता है कि अंत में सारे के सारे जो पात्र हैं क्या उनका वार्तालाप पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना और ध्यान रखना जब आप लिखो कि भाई जितने भी पात्र हैं वो अंत अंत तक अपनी सारी बातों को क्लियर कर चुके हों, यानी कि अपनी बात कह चुके हों और जो हमारा संवाद है वो समापन की ओर चला जाए, ठीक है। कोई भी पात्र या किसी भी पात्र की कोई बात अधूरी ना रहे, ठीक है। फिर देखिए, संवाद के पहले पात्र होना चाहिए। तो जैसे राम तुम कब आओगे, तो यहाँ हमने संवाद तो ये है कि राम तुम कब आओगे, पर उससे पहले ये किसका संवाद था, तो ये राम ने कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बताना है। फिर उसके साथ साथ एक चीज और है बेटा कि हम लिखने के दौरान किसी व्यक्ति की भावना को व्यक्त नहीं कर सकते। देखो, जैसे अगर मैं दुखी हूं तो मेरे चेहरे पर दिखेगा, अगर मैं खुश हूं तो मेरे चेहरे पर खुशी दिखेगी, पर जब हम लिखेंगे तब कैसे बताएंगे कि राम दुखी था या सुखी था। तो इस बात को पात्र के अंदर उतारा जाता है एक छोटा सा निर्देश देकर, और उस निर्देश को लिखा जाता है कोष्टक के अंदर। जैसे राम
खुशी में झूमते हुए हम मंदिर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राम कैसा है, प्रसन्न है और खुशी में झूम रहा है। इस बात को हमने कोष्टक के अंदर बता दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब चलिए बच्चा बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। तो पहला उदाहरण है आपके सामने, एक रोगी का और एक वैद्य का संवाद, यानी कि एक डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब का एक मरीज है। तो आइए भैया, सबसे पहले रोगी से शुरुआत होती है। रोगी विद्यालय औषधालय के अंदर प्रवेश करता है और कहता है, क्या कह रहा है, वैद्य जी नमस्कार। अब देखो भैया, संवाद की शुरुआत कहाँ से हो रही है, सबसे पहले भाव बताया गया है, स्थिति बताई गई है कि भाई औषधालय के अंदर रोगी जो है वो प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है, वैद्य जी नमस्कार। अब जब कोई आपसे नमस्कार करेगा तो आप उसका जवाब देंगे। तो जवाब में आप क्या दे रहे हैं, नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। अब आप भी रिटर्न करेंगे। रिटर्न जो आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, वैद्य जी कह रहे हैं कि नमस्कार के जवाब में नमस्कार, और फिर कह रहे हैं आइए आइए, अब बताइए आपके हालचाल कैसे है, कैसी स्थिति है। ठीक है, तब फिर रोगी बता रहा है, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य जी घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ। देखो पहली दवा से आराम नहीं लगा है भाई, खांसी है, बुखार तो चला गया। अब डॉक्टर साहब दवाई बदल के दे रहे हैं। कौन सी दवा दे रहे हैं, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूं। ये बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये रोगी बात कह रहा है। फिर इसके रिप्लाई में, यानी कि इसका उत्तर देते हुए वैद्य जी क्या कह रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए। ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं परेशान मत हो, रेस्ट करो, सुख दुख तो क्या है, जीवन का खेल है, आता जाता है। ठीक है, फिर देखिए रोगी क्या कह रहे हैं, रोगी फिर वापस कहता है, कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य, फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है, दूध खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर डॉक्टर साहब परहेज बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ही तो परहेज बताएगा, डॉक्टर को ही तो पता है कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, मरीज को बता रहे हैं। आगे देखो, रोगी, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। तो भाई देखो, गर्मी में तो ऑब्वियसली शरबत वगैरह ये ठंडी चीजें चलती ही हैं, और यही बात जो है वो रोगी पूछ रहा है, क्योंकि पथ्य अपत्य का विशेष ध्यान रखा जाता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है। अब देखो वैद्य जी क्या कह रहे हैं, वैद्य जी कह रहे हैं शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊंगा। वैद्य, अच्छा नमस्कार। तो इस तरीके से बेटा ये संवाद कंप्लीट होता है, पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, यानी कि जब हमारे दो पात्र हैं, पहला पात्र है रोगी, दूसरा पात्र है डॉक्टर, दोनों की बातचीत बहुत सजीव लग रही है, भले ही हमने इसको कल्पना के माध्यम से लिखा। तो यहाँ पर एक चीज आपको सीखने के लिए मिलती है कि कल्पना का विस्तार जो है वो वास्तविकता की ओर होना चाहिए जब आप संवाद लिखते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले संवाद को देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। सब्जी वाला और ग्राहक के बीच वार्तालाप, ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सब्जी वाला जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण भाग हो गया है जीवन का। क्योंकि देखो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती ही है। हम जब समाज में रहते हैं तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों की पूर्ति है हम अकेले नहीं कर सकते, तो हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं वो हर तरीके से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ना उसी चीज को बताते हुए एक संवाद है जिसमें सब्जी वाला और ग्राहक के बीच वार्तालाप होना है। आओ भैया देखते हैं कैसे शुरुआत होती है। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए है भाई। सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताजा। तो भैया सब्जी वाला भी बता रहा है कि मटर कैसे ताजे हैं, मटर है। फिर देखो ग्राहक, भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपए किलो हैं, पर आपसे 12 रुपए ही लेंगे। ठीक है, अब जो ग्राहक है ना वो रेगुलर कस्टमर है, तो कह रहे हैं कि भाई बाहर तो हम 15 के बेच रहे हैं पर आपको 12 के देंगे। ठीक है, ग्राहक, बहुत महंगे हैं, देख रहे हो भैया विनोद, कितनी महंगाई है कि 12 रुपए का मटर नहीं खरीद रहे हैं लोग। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। हाँ दिक्कत है भाई, सब्जी बहुत महंगी हो रही है। फिर देखिए ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम कर लो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं। ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी दे दो। ठीक है, फिर सब्जी वाला फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे,
अब यहाँ पर ग्राहक का जो पूछने का सेंस है, मतलब कैसे पूछने का जो सेंस है वो इस चीज को लेकर है कि कितने रुपए किलो। ठीक है, देखिए सब्जी वाला 5 रुपए किलो दे रहा हूं, माल लौटा दिया बाबूजी। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई सस्ता माल था तो हमने उसको बेच दिया, सस्ते भाव में बेच दिया। ग्राहक, अच्छा दे दो, आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, यह लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्ची भी रख दी है। तो इस तरीके से दोनों के बीच वार्तालाप होती है। ठीक है, अंत में क्या होता है कि भाई ग्राहक पैसे के लिए पूछता है कि कितने पैसे हुए। ठीक है, और सब्जी वाला बताता है कि केवल 21 रुपए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये वार्तालाप पूर्ण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे संवाद की ओर चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर ना 2 संवाद आपके सामने हम सीख चुके हैं। एक अंतिम संवाद है जिसमें 2 मित्र आपस में बात करते हैं और बात की भी अपने करियर को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई हमारा करियर क्या होगा, कैसे हम भविष्य में किसी कार्य को करेंगे, किन क्षेत्रों में हमें जाना है। इस पर दो मित्र बात कर रहे हैं। पहले मित्र का नाम है अनिल, दूसरे मित्र का नाम है आदित्य। तो अनिल भाई साहब ये कहते हैं कि तुम कक्षा 10वीं के बाद कौन सा विषय लोगे। ठीक है, ये बात किससे कह रहे हैं, आदित्य से। आदित्य कह रहा है कि भाई मैं तो विज्ञान पढ़ने की सोच रहा हूं कि मैं विज्ञान पढ़ूंगा। अनिल फिर पूछता है कि क्यों पढ़ोगे भाई। तो आदित्य बताता है क्योंकि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। अब ये बात कौन पूछ रहा है, ये बात आदित्य पूछ रहा है अनिल से। फिर अनिल रिप्लाई करता है कि भाई मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूं। तो देखो भैया, एक जो मित्र है वो अध्यापक बनना चाह रहा है, एक डॉक्टर बनना चाह रहा है। अब इस बात पे आदित्य क्या कह रहे हैं समझो। एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द को दूर करता है। मैं भी बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूं। अनिल कह रहा है मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मेरे विचार में यह सबसे अच्छी मानव सेवा है। तो बेटा यहाँ पर ना ये संवाद खत्म हो जाता है और यहाँ में ये समझ में आता है कि कितने शांत तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम संवाद को लिख सकते हैं। अब बेटा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सूचना लेखन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सूचना क्या है। तो भैया सूचना वास्तव में कम शब्दों में लिखी गई औपचारिक शैली के अंदर आने वाली एक विधा है कि यहाँ पर कम शब्दों में किसी सूचना को प्रसारित किया जाता है, वही सूचना लेखन कहलाता है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो ये बात होती है कि भाई यहाँ पर जानकारी दी जाती है। क्या दी जाती है, जानकारी। ठीक है, और जानकारी भी किस सेंस में दी जाती है कि भाई दिनांक, दिनांक और समय दोनों चीजें बताई जाती हैं कि भाई किस दिनांक को और किस समय पर क्या होने वाला है। तो भैया किसी घटना का समय एवं साक्ष्य के आधार पर पूर्व सूचना देना ही सूचना लेखन कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो ये परिभाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सूचना लेखन के गुण कौन कौन से हैं। तो भैया सूचना लेखन जो है वो संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो सूचना क्या होती है, बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय किसी के पास होता नहीं है, और अगर सूचना बहुत ज़्यादा है तो फिर हो सकता है कि उसमें से काम की बात छूट जाए। इसलिए संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। हम सूचना क्यों लिख रहे हैं इसका उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ सूचना में दिनांक और सूचना का उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। भाई ये चीज़ ज़रूरी है कि किस दिनांक को घटना होने वाली है और किस दिनांक को सूचना जो है वो जारी हुई है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर देखो बात करते हैं आगे, सूचना लेखन करते समय अशुद्धियों से बचना चाहिए। ये बेटा महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हिंदी के अंदर कोई भी चीज़ आप प्रयोग करें, हिंदी के अंदर कुछ भी लिखें, उसके अंदर अशुद्धियों से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं सूचना लेखन करते समय प्रारूप का ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई, कि प्रारूप क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि सूचना लेखन का प्रारूप क्या है। इन सारी चीज़ों पर हम समझने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ देखो ये तो था प्रारूप। अब बात करते हैं कि भाई प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी संस्था का नाम आएगा, उसके बाद दिनांक आएगा कि भाई किस दिनांक को ये जारी की गई है, फिर बाद में विषय आएगा, क्या आएगा, विषय, फिर आएगी मुख्य सूचना और सबसे अंत में आएगा आपको पदनाम। ठीक है, पदनाम क्यों, क्योंकि सूचना एक औपचारिक विधा है। ठीक है, सूचना क्या आती है, औपचारिक, हमेशा औपचारिक होती है। किसी संस्था के द्वारा,
किसी अधिकारी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग सामान्य अनौपचारिक रूप में नहीं किया जाता है। जैसे दो दोस्त हैं तो आपस में सूचना नहीं देंगे, एक दूसरे को व्हाट्सएप कर देंगे, फोन लगा देंगे, ये सारी चीजें होंगी, पर किसी को ऐसा लिख के बाकायदा सूचना नहीं जो है वो चस्पा की जाती है। ठीक है बच्चा, तो सूचना कैसी विधा है, हमेशा ये बात याद रखना, सूचना जो है वो एक औपचारिक विधा है। ठीक है, औपचारिक विधा। ठीक है, चलिए बच्चा बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो पहला उदाहरण आपके सामने है, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों की जानकारी देने हेतु सूचना लिखिए। तो भैया सबसे पहले हम सूचना लिखेंगे, फिर स्कूल यानी कि संस्था का नाम, और फिर उद्देश्य कि भैया नाटक का जो है वो मंचन होना है, ये मुख्य उद्देश्य। फिर देखो हमने डाला दिनांक कि भाई किस दिनांक को, तो 24/2/2022 यानी कि 24 फरवरी 2022। फिर देखो क्या है, इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने हेतु इच्छुक हों वे 3 अगस्त को अंतिम 2 कक्षाओं में स्क्रीनिंग टेस्ट देने हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित हूँ। संजीव कुमार छात्र सचिव। तो भैया पद नाम बताया और नाम बताया। ठीक है बच्चा, ये बात थी। तो इस तरीके से सूचना लिखी जाती है, केवल प्रारूप को ही का पालन करना है और बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहना है, बस इतना ही सूचना लेखन के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। अगला उदाहरण है दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए, तो डेट डाली गई है। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, सभी विद्यालयों को सूचित किया जाए, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 अगस्त 2021 को विद्यालय में दोहा गायन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 जुलाई 2021 तक, कहाँ तक, 2021 तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दें। ठीक है, अब साहित्य समिति का सचिव कौन है, तो भैया वो है मेहुल शर्मा, और उनका पदनाम भी दिया है सचिव हिंदी साहित्य समिति। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा सूचना लेखन हमने सीखा। आइए बढ़ते हैं एक और उदाहरण की तरफ। तो अगला जो उदाहरण है वो है कि किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का सामान गुम हो गया है। ठीक है, और कहाँ से गुम हो गया है भैया, कि भाई जो वो व्यक्ति था वो कहीं जा रहा था और उसका सामान गुम हो गया है। अब इस विषय में कैसे सूचना लिखनी, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। आप शांति निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा हैं। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में सूचना लेखन करिए। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि कहाँ का मसला है, तो शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली। फिर आपको सूचना बतानी है, फिर आपको लिखनी है डेट के बाद उद्देश्य बताना है कि परीक्षा प्रवेश पत्र गुम होना, ये जो है वो मुख्य उद्देश्य है जिसके कारण हम लिख रहे हैं। अब देखो सभी को यह सूचित किया जाता है कि 27 सितंबर 2020 के अंतर्गत विद्यालय के खेल परिसर में मेरा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। उस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक भी है, तो अनुक्रमांक नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अंकित है। यदि किसी को भी वह मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। ठीक है, तो भैया ये लौटाने की कृपा कर देना। फिर अंत में आपको नाम बताना है, नाम के बाद आपको अपनी कक्षा बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को सीखा कि किस तरीके से हमें सूचना लेखन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था इस बार का सेशन। इसी के साथ हमने ना कक्षा 9 के अंदर रचनात्मक लेखन की सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।